नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का, 11th की बायोलॉजी का है चैप्टर नंबर 5, जिसमें क्या क्या आएगा यानी पुष्पों के बारे में बताया गया, पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो जो पुष्पी पादप है यानी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या है? पुष्पी पादप है। जिम्नोस्पर्म क्या है? अनावृत बीजी है, और ये एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी होते हैं। इसीलिए हम आज एंजियोस्पर्म के बारे में यानी पुष्पी पादपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी। पुष्पी पादपों की आकारिकी। इससे पहले हमने क्या है 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में देखेंगे। पुष्पी पादप यानी अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो इसमें क्या आएगा वो देखते हैं। पुष्पी पादप नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर क्या है? पुष्प आते हैं, यानी ये प्लांट क्या है? पुष्प उत्पन्न करते हैं। पुष्प के बाद क्या है? फल का निर्माण होता है। अगर इनकी सामान्य संरचना देखी जाए, शीर्ष पर एक पुष्प होता है, बाकी क्या है? पत्तियां लगी रहती है, और यहां पर क्या है? इनकी जड़ें होती है। तो इनको अगर हम देखें तो इनके कितने कितने भाग होंगे। सबसे पहले आ जाती है जड़। जड़ के बाद यहां पर तना, और ये है पत्तियां, और फिर है फूल। और फूल के बाद में क्या बनेगा? फूल के बाद में बनेगा फल। जैसे यह है फल। तो पुष्पी पादपों को मुख्य रूप से किस प्रकार पहचाना जा सकता है? तो जैसे हमने यहां पर एक प्लांट का क्या बनाया है? डायग्राम बनाया है। इसमें जड़ दिखाई दे रही है हमको, तना दिखाई दे रहा है, पत्तियां दिखाई दे रही है, पुष्प है, और इसका क्या है? फल भी है। यानी इससे हम इसको देख सकते हैं कि ये पादप क्या है? पुष्पी पादप है, यानी एंजियोस्पर्म में आने वाला है। तो अभी शुरुआत करने वाले हैं इनके कौन से भाग के बारे में। सबसे पहले देखें हम मूल या फिर जड़ के बारे में। जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? जड़ का मुख्य कार्य होता है पौधे को एक तो सहारा भी देता है, ये क्या? मिट्टी को जकड़े रखता है, जिससे क्या है? पौधा एक जगह पर स्थिर रहता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है खनिज लवण तथा जल का और कुछ भोज्य पदार्थों का क्या है? तने तक या फिर पत्तियों तक, यानी प्लांट में क्या है? पूरे ऊपर तक क्या है? पहुंचाना ही इसका मुख्य कार्य है। इसमें कौन कौन सी संरचना आती है, किस प्रकार का होता है, अभी जड़ के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये कोई बीज है। अब अगर यह बीज है तो इस बीज में क्या है? ये होगा भ्रूण। बीज में भ्रूण होता है, और इस भ्रूण में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रांकुर, और ये आ जाता है मूलांकुर। नाम से हमें क्या है? स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है? प्रांकुर। यानी प्रांकुर से क्या निर्माण होता है? प्रांकुर से निर्माण होता है पर्रोह का। ये हो जाता है इधर पर्रोह, यानी ये पूरा क्या है? पर्रोह हो जाता है। जो किससे निर्माण होता है? जो निर्माण होता है भ्रूण के किससे? प्रांकुर भाग से। और ये प्रांकुर भाग से पर्रोह निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या है? तना आ जाता है। तने के बाद पत्तियां आ जाती हैं, फल और क्या है? फूल इसी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भाग होता है मूल तंत्र। पौधे का क्या? जड़ वाला भाग मूल तंत्र होता है। मूलांकुर से क्या निर्माण होता है? मूल तंत्र, या फिर मूल का पूरा निर्माण किसी से होता है? मूलांकुर से होता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जड़ के अंदर, कि जड़ किससे निर्माण होता है? जड़ होता है भ्रूण के मूलांकुर भाग से निर्माण।
तो जड़ के अंदर किस किस प्रकार की संरचनाएं आती है और इसमें कितने प्रकार होते हैं वो देखने वाले हैं। जड़ का कार्य हमने बता दिया है। मुख्य कार्य होता है इसका कि पौधे को खनिज, लवण तथा जल का अवशोषण करके क्या है ऊपर की ओर पौधों तक यानी प्रांकुर भाग तक भेजना ही इसका मुख्य कार्य है, और इसको सहारा देना भी, ताकि मिट्टी में एक जगह पर स्थिर रह सके। जड़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जड़ के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले प्रकार में आएंगे मुसला मूल। मुसला मूल आ जाती है इसके अंदर। मुसला मूल के बाद आ जाती है झकड़ा मूल। झकड़ा मूल भी इसी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है अपस्थानिक मूल। तो ये सभी प्रकार क्या है, ये सभी प्रकार आ जाते हैं अपने जड़ के अंदर। यानी जड़ इतने प्रकार की होती है, और ये भी देखने वाले हैं कि ये किस किस प्लांट में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मुसला मूल के साथ। मुसला मूल। मुसला मूल अब ये किस प्रकार की होती है? ये पौधे का तना आ जाता है जिसके अंदर ये पत्तियां लगी हुई हैं, और यहां पर इसकी फ्लावरिंग है। तो मुसला मूल में क्या होता है, मुख्य इसमें एक जड़ निकलती है जिसको बोलते हैं प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ क्या है, बाकी जड़ों से क्या है मोटी होती है, और ये जड़ क्या है बाद में निर्माण करती है द्वितीयक जड़ों का। द्वितीयक जड़ों का निर्माण कौन करती है? मुसला मूल क्या है, जो प्राथमिक मूल होती है वही द्वितीयक जड़ों का निर्माण करती है, और ये द्वितीयक जड़ें बाद में तृतीयक जड़ों का निर्माण करती है। सबसे पहले है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल के बाद आ जाती है द्वितीयक मूल। द्वितीयक मूल के बाद आ जाती है तृतीयक मूल। तो ये तीन प्रकार की मूल किसका निर्माण करती है? तीन प्रकार की मूल ये क्या निर्माण करती है? मुसला मूल का। मुसला मूल में मुख्य यही विशेषता है कि इसकी प्राथमिक जड़ होती है वो सबसे क्या है बड़ी होती है, और यही बाद में द्वितीयक तथा तृतीयक मूल का निर्माण करती है। और ये किस में पाई जाती है? मुख्य रूप से यह द्विबीजपत्री प्लांट्स में पाई जाते हैं, यानी डाइकोटिलेडोन में क्या है सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे चने में हो गया या फिर कुछ दालों में हो गया, सभी क्या है द्विबीजपत्री होती हैं, और इन्हीं में द्विबीजपत्री में ये प्लांट्स में पाई जाती है ये जड़। अब बात करने वाले हैं झकड़ा मूल के बारे में। झकड़ा मूल। अब ये झकड़ा मूल क्या है? झकड़ा मूल में सेम यही इस प्रकार डायग्राम बनाते हैं हम। ये आ जाता है फिर से पररोह भाग। झकड़ा मूल में भी क्या है, सबसे पहले निर्माण होता है प्राथमिक मूल का। इसी के अंदर भी प्राथमिक मूल निर्माण होती है। ये आ जाती है प्राथमिक मूल। लेकिन इसमें यह खासियत है कि ये प्राथमिक मूल क्या है अल्प समय तक ही जीवित रहती है, यानी अल्प समय तक ही पौधे पर होती है। बाद में तने का जो भाग होता है, यानी जहां से जड़ निकलती है तने का ये भाग, यहां से बाद में बहुत सारी जड़ें निर्माण होने लग जाती है, और ये जड़ क्या है विलुप्त या फिर गायब हो जाती है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को बोलते हैं झकड़ा मूल। झकड़ा मूल में मुख्य यही है कि तने का भाग होता है, यानी जो तने की संधि होती है वहां से बहुत सारी मूलें निकल जाती है, जिससे प्राथमिक मूल क्या है कुछ समय बाद विलुप्त हो जाती है, और यहां से बहुत सारी मूल निकलने के बाद ये जाल जैसी संरचना बना लेती है, जिसके बाद इसको बोलते हैं झकड़ा मूल या फिब्रस रूट। और इसके अंदर कौन से प्लांट आते हैं?
एक बीजपत्री प्लांट इसके अंदर आते हैं, जैसे गेहूं। गेहूं के अंदर प्राथमिक तौर पे देखा जाए तो गेहूं के अंदर जब निर्माण होता है पौधे का, तब तो इसके अंदर मूल पाई जाती है प्राथमिक, लेकिन कुछ समय बाद ये गायब हो जाती है और इसके स्थान पर कौन आ जाती है, ये झगड़ा मूली आ जाती है। तो यही गेहूं के अंदर आ जाती है। अब देखने वाले हैं हम अपस्थानिक मूलों के बारे में। अपस्थानिक अपस्थानिक मूल। अब ये जो अपस्थानिक मूल है, ये क्या है? अपस्थानिक मूल का मुख्य, यही हम डेफिनेशन देख सकते हैं। ये क्या है? ये मूल, जो मूलांकुर होता है या फिर मूल तंत्र होता है, मूलांकुर से निर्माण न होकर किसी भी पौधे के भाग से निर्माण होना, जैसे तने से निकलना, क्या है? तने से निकलना इसको अपस्थानिक मूल बना देता है। ये कोई पेड़ है बरगद का, और बरगद के पेड़ पे आपने क्या है, इस प्रकार की कुछ संरचनाएं देखी होंगी। तो ये जो संरचनाएं हमको दिखाई देती है, इन्हीं को बोलते हैं अपस्थानिक मूलें। अपस्थानिक मूल। और ये अपस्थानिक मूल मुख्य क्या कार्य करती है? ये अपस्थानिक मूल मुख्य रूप से यह कार्य करती है पौधे को सहारा देना। यानी ये पौधा बड़ा हो चुका है और इसको क्या है, मुख्य रूप से क्या, सहारा देने का कार्य करती है। तो यही अपस्थानिक मूल के अंदर आ जाती है। ये मूल क्या है, किसी भी प्रकार से मूलांकुर से क्या है, नहीं निकलती है, मूलांकुर से न निकलकर ये निकलती है अन्य भागों से, जैसे तने से निकल गई या फिर पत्तियों के कुछ हिस्सों से निकल गई, तो ये अपस्थानिक मूल के अंदर आ जाती है। या फिर आपने देखा होगा गन्ने या फिर मक्के में, गन्ने या मक्के में भी जो पर्व संधि होती है, पर्व संधि से क्या निकलती है, पर्व संधि से भी निकलती है जड़ें, जो सहारा देती है इस प्लांट को। जैसे आप देख सकते हैं जो नीचे वाला भाग है, ये है पर्व संधि, तो यहां से भी कुछ रूट्स निकलती है। ये सिर्फ क्या है, नीचे वाले भाग से निकलती है। तो ये आ जाती है किसके अंदर, गन्ने व मक्के के अंदर। तो ये भी अपस्थानिक मूल के अंदर आ जाती है। तो हमने तीनों प्रकार के मूल देख लिए हैं। सबसे पहले हमने कौन देखा, किसको देखा, क्या है, मुसला मूल को देखा। मुसला मूल के बाद हमने देखा झकड़ा को, और झकड़ा के बाद हमने देखा अपस्थानिक मूल को। इसके बाद देखने वाले हैं हम मूल के रूपांतरण। और मूल का कार्य हमने आपको बता ही दिया है कि मुख्य कार्य क्या है इसका, मुख्य कार्य है पौधों तक क्या है, जल व खनिज लवण को पहुंचाना और सहारा देना। अब देखने वाले हैं मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण, नाम से हमको स्पष्ट हो रहा है, यानी मूल क्या कार्य करती है, जो मूल मुख्य कार्य करती है किसका, भोजन का, जल तथा खनिज लवण का संचय। इसके अलावा यानी जल व खनिज लवण के संचय के अलावा क्या काम करेगी, जो भी काम होगा उसका, अन्य जो भी कार्य आएगा वह किसके अंदर आ जाता है, रूपांतरण के अंदर आ जाता है। जो मुख्य कार्य मूल का होता है, उसके अलावा जो भी इसके अंदर विशेषताएं नहीं पाई जाती है, नई विशेषताएं, वो रूपांतरण के अंदर आ जाती है। जैसे हम देखते हैं गाजर तथा किसमें, शलगम के अंदर, गाजर व सलजम में। अब गाजर व सलजम में क्या है, गाजर है, उसके अंदर जो मुख्य मूल होती है वो किसका क्या काम करती है, मुख्य मूल काम करती है भोजन को संचित करने का। और यही क्या है, सलजम के अंदर होता है, इसमें भी भोजन संचित होता है। तो ये इस प्रकार से गाजर के अंदर यह कार्य करती है, ये क्या है, मोटी हो जाती है और इसके बाद इसके अंदर भोजन संचित रहता है। और इसी प्रकार सलजम में भी
सलजे में भी क्या है, ये मोटी होकर किसका निर्माण करती है, यानी भोजन का संचय करती है। तो इसी प्रकार गाजर व सलजम का रूपांतरण है, यानी मूल का रूपांतरण गाजर व सलजम है। तो ये मूल के ही टाइप हैं। इसके बाद हमने देखा बरगद के अंदर भी, लेकिन वो अलग से निकलती है, वो भी हम जान सकते हैं कि मूल का रूपांतरण ही है। इसके अलावा जो पौधे होते हैं दलदली या फिर अनूप क्षेत्रों में, जैसे राइजोफोरा। अब ये जो राइजोफोरा है, ये क्या है, अनूप क्षेत्र या फिर दलदली इलाकों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, इसमें पाई जाती है श्वसन मूले। श्वसन मूले, इसमें श्वसन मूले पाई जाती है, और ये क्या है, दलदली इलाकों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये मूले बाहर निकली रहती है, किससे, कीचड़ से या फिर मिट्टी से बाहर निकली रहती है, जो इसकी ऑक्सीजन की क्षमता को क्या है, ऑक्सीजन को आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो इसी प्रकार मूल का रूपांतरण आ गया। तो हमने मूल का रूपांतरण भी देख लिया। अब हम मूल की संरचना देखने वाले हैं। और ये जो पुष्पी पादप होते हैं, ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी से लेकर कहां तक, बहुत विशाल वृक्ष तक क्या है, पुष्पी पादप आ जाते हैं। यानी वुल्फिया से लेकर क्या है, यूकेलिप्टस तक हमने देखा था, हमने जब बताया था आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो ये हमने देख लिया है। अभी हम मूल की संरचना देखने वाले हैं कि किस प्रकार की मूल की संरचना होती है और ये क्या क्या कार्य होते हैं इसके अंगों के। अब मूल की संरचना देखते हैं। सबसे पहले ये आ जाता है मूल गोप। मूल गोप, मूल गोप। इसके बाद आ जाता है विभज्योतक क्षेत्र। विभज्योतक क्षेत्र के बाद कौन आता है, ये आ जाता है दृढ़ीकरण क्षेत्र। और इसके बाद तो ये क्या है, ये मूल रोम है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है मूल की। तो सबसे पहले ये आ जाते हैं मूल रोम, और ये आता है परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र। इसके बाद ये आ जाता है अपने दृढ़ीकृत क्षेत्र। दृढ़ीकृत क्षेत्र, और ये विभज्योतक आ जाता है। तो इस प्रकार से एक परिपक्व मूल की संरचना होती है। सबसे पहले मूल रोम। मूल रोम का क्या कार्य होता है, मूल रोम का मुख्य कार्य क्या होता है कि पूरी जड़ तो भोजन का अवशोषित यानी जल का अवशोषित नहीं करती, केवल ये मूल रोम करते हैं, और मूल रोम ही जल व खाद्य पदार्थों को क्या है, ऊपर तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आ जाता है दृढ़ीकृत क्षेत्र, जो क्या है, आगे तक बढ़ा रहता है। इसके बाद विभज्योतक क्षेत्र, इसके अंदर क्या है, न्यूली जो सेल्स होते हैं, यानी जो विभाजित होती रहती है लगातार, ताकि ये प्रेशर डालती है किसके ऊपर, मूल गोप के बाद। मूल गोप पर क्या है, प्रेशर डालती है, जिससे और अधिक आगे तक जाने में या फिर मूल का विकास होने में सहायता मिलती है। और ये मूल गोप मुख्य रूप से कार्य करता है पौधे को घर्षण से बचाने के लिए, ताकि ये आगे तक आसानी से बढ़ सके और अन्य किसी भी कोशिकाओं को क्षति न पहुंचे। तो यही मुख्य कार्य है इसका। तो इस प्रकार हमने देख ली है मूल की संरचना। परिपक्व क्षेत्र के बाद आ जाता है दृढ़ीकृत क्षेत्र, और इसके बाद विभज्योतक और मूल गोप। तो ये हमने देख लिए एक परिपक्व मूल की संरचना। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे तने के बारे में, यानी तने का निर्माण कैसे होता है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसी प्रकार हमने मूल के बारे में देख लिया है, ये हमारी मूल आ गई है। मूल के प्रकार देख लिए हमने, मूल की विशेषता देख ली है, और मूल किस किस पौधों में किस प्रकार की पाई जाती है वो हमने देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।